तो ये सर्वाइकल का है, आपने मैच स्टिक ले लेनी है। यहाँ पे आप देखिए, अब देखिए C4 C5 में दर्द आ रहा है, या C5 C6 में आ रहा है, या C1 C2 में आ रहा है, या C3 C2 में आ रहा है। अगर आपको एग्जैक्ट पता है MRI की वजह से, यहाँ पे हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं एग्जैक्ट हैंड एक्यूपंक्चर पर पहुंचने के लिए। ये एक बहुत अच्छी बात है कि किस तरह से हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हेल्प लेके रिजल्ट फास्ट कर रहे हैं। अब हमें पता लग गया, डॉक्टर ने MRI ने बता दिया C4 C5 या C6 C7। मुझे पता है मेरी C6 C7 यहाँ पे है, ये C7 है, और C6 C7 पे प्रॉब्लम है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर जाके C6 पे मैं यहाँ पे दबा के देखूंगा, और बहुत सीवियर पेन आएगा, बहुत सीवियर, टच करने से आएगा। मतलब टच करेंगे, ऐसे हल्का सा टच करेंगे तो मेरे अभी भी दर्द आ रहा है, इसका मतलब मुझे C6 में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये C6 में बहुत सीवियर पेन आएगा, मैंने यहाँ पे इसको प्रेस कर देना है, स्टिमुलेट कर देना है। हाथ से भी कर सकता हूँ, मैच स्टिक से भी कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पे सीड भी लगा सकता हूँ, मैं यहाँ पे मैग्नेट भी लगा सकता हूँ, छोटा मैग्नेट भी लगा सकता हूँ। तो ये मैग्नेट थेरेपी, सीड थेरेपी, ये सब आपके कोर्स का हिस्सा ही, सब आपको सिखाया जाएगा, प्रॉपर सिखाया जाएगा। जब मैं हैंड एक्यूपंक्चर सिखाऊंगा तो सारे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सिखाऊंगा, किस तरह से पॉइंट को लोकेट करते हैं, सर्वाइकल के कहाँ पे पॉइंट है, कमर के कहाँ पे पॉइंट है। और आप 3 दिन की क्लास के बाद ही अपनी, आज से ही आप सर्वाइकल करना शुरू कर सकते हैं। आपके घर के आसपास, ऑफिस में, यहां वहां जितने भी सर्वाइकल के पेशेंट हैं, कोई कुछ नहीं करना, उनका थंब पकड़िए, ऐसे दबा के देखिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो सारे थंब को आप मसाज दीजिए। ये भी नहीं समझ में आ रहा तो पेन से मसाज दीजिए। ये भी नहीं समझ में आ रहा तो जिम्मी लीजिए। ये भी नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे ऐसे मसाज दीजिए। और अगर बिल्कुल सटीक पहुंचना है तो धीरे धीरे प्रेस करके देखिए, कहाँ पे दबाना नहीं है, कलाकारी यही है, दबाना नहीं है, हल्के हल्के दबाइए, देखिए कहाँ पर पॉइंट है। जहां पर पॉइंट है उस पॉइंट को हल्के से प्रेस कीजिए, वहां पे एक मेथी का दाना लगा दीजिए, दर्द चला जाएगा। सर्वाइकल का इलाज ही होगा। लेकिन मैं खाली यहीं पे छोड़ नहीं सकता, आपको और भी इसके तरीके बताता हूँ। ये तो फिर एक्यूपंक्चर के हिसाब से तो हमें पता ही है, हम लगाएंगे अलग पॉइंट लगाएंगे, UB11 लगाएंगे, DU20 GB20 लगाएंगे, GB34 लगाएंगे, और पेशेंट के हिसाब से लगाएंगे, वो तो अलग से लगाएंगे ही। लेकिन फिलहाल आप सर्वाइकल अगर किसी के घर में है, अड़ोस पड़ोस में है, कोई पेशेंट है, तो सर्वाइकल को इस तरह से ठीक कर सकती है। दोनों हाथों और दोनों पैरों में पॉइंट है, इसी तरह से पैर के टो में भी यही पॉइंट है। अब की बार जब भी आप क्लास में आए, मैं पहले पढ़ा दूं, हैंड एक्यूपंक्चर शुरू कर दूं, फिर मैं प्रैक्टिकली आपको पॉइंट्स को लोकेट करना सिखाऊंगा। जैसे जैसे आप लोग क्लिनिक में आएंगे, जब भी आएंगे, एक दो दो करके, तो उस समय मेरे को याद दिला दीजिएगा, मैं आपको ये पॉइंट्स लोकेट करूंगा, बताऊंगा कैसे लोकेट करते हैं, पेशेंट के ऊपर भी करके दिखाऊंगा। ठीक है सर, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ, सर, जरूरी है कि ये स्पॉन्डिलाइटिस, ये सर्वाइकल हो तभी कहते पेन आएगा? हाँ, गैस की वजह से ये पेन भी हो सकता है? गैस की वजह से गर्दन में थोड़ी दर्द होगा। ये सारा यहाँ पे जो भी सारी स्टिफनेस होती है, ये गैस की वजह से भी हो सकता है या नहीं? नहीं हो सकता, गैस की वजह से कभी सर्वाइकल में दर्द नहीं हो सकता, गैस की वजह से पेट में दर्द हो सकता है। ऐसा होता है, अगर आपका एक कमरा खराब है ना, तो दूसरे कमरे में स्मेल आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उस कमरे की वजह से दूसरे कमरे में भी गंदगी दिखाई देगी आपको। गैस बनी होगी तो हो सकता है वैसे पेशेंट अनकंफर्टेबल होगा, उसकी डाइजेशन ठीक नहीं है, नस कमजोर होगी, हड्डियां कमजोर होंगी, मसल वीक होगी, तो वो ओवरऑल परेशान हो रहा होगा। लेकिन वहां पेट में गैस की वजह से सर्वाइकल नहीं हो सकता। अब ये है कि कोई आदमी भूखा है, मान लीजिए पहलवान, ये 2 दिन से भूखा है, तो वीकनेस तो हो जाएगी ना, चाहे कितनी मसल निकली हुई है उसकी। अब पेट में गैस है, वो ओवरऑल तो हेल्थ खराब है, उसकी डाइजेशन ही नहीं हो रहा उसका सही, तभी तो गैस बन रही है।
गैस किसी को क्रॉनिक क्यों बन रही है? अगर क्रॉनिक गैस बन रही है इसका मतलब वो लगातार कॉन्स्टिपेटेड रहता है, डाइजेशन उसको ठीक नहीं होता, परेशानी रहती है, इसका मतलब उसकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी नहीं है। तो गैस ठीक कर लेंगे तो बाकी चीजों पे असर आएगा, लेकिन गैस से सर्वाइकल कभी नहीं होता, गैस से थोड़ी सर्वाइकल होता है। ये सब बेकार की बात है कहने से, गैस चढ़ गई। अब गैस तो सब जगह रहती है, गैस बनेगी तो चढ़ ही सकती है, वो कहीं भी दिक्कत दे सकती है, लेकिन गैस सर्वाइकल है तो गैस एग्रीवेट कर सकती है, उस बीमारी को बढ़ा सकती है। अगर आप कमजोर हो तो ठंड आपको परेशान कर सकती है। आपने अच्छा खासा खाया है, घी तेल खाया है, तो अचानक ठंड बढ़ गई तो आप झेल जाओगे। आपकी गर्दन में प्रॉब्लम है तो गैस उसको बढ़ा सकती है, लेकिन गैस थोड़ी सर्वाइकल कर देगी कि गैस बन गई तो उससे सर्वाइकल हो गया जी ना, गैस से सर्वाइकल नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा क्या कर सकते हैं? इसके अलावा पेशेंट को कम से कम 2 बार दिन में सिकाई करनी चाहिए गर्म पानी की, 20-20 मिनट्स के लिए। गर्दन झुकाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है सर्वाइकल पेशेंट को। उसको सर्वाइकल और अगर बहुत सीवियर पेन है तो एक्सरसाइज भी बिल्कुल नहीं करानी। कोई प्राणायाम, कपालभाति, ये वो फलाना ढिमकाना उसका बंद करा दो अगर वो कर रहा है तो। सर इसमें सिटिंग पोस्चर भी अवॉइड होंगे? योग के, हाँ, सब कुछ हम सब कुछ अवॉइड करा देंगे। क्यों? क्योंकि जितना वो, हमें ये पता नहीं है कि वो कौन से आसन कर रहा है, क्या कर रहा है, उससे बढ़ गया घट गया तो आपकी जान खाता रहेगा कि आपने इलाज करा था, मेरा तो बढ़ गया जी। सर योग के अलावा भी जैसे जो लोग वर्किंग है हाँ, तो वहां अगर पे बहुत सीवियर है तो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। अगर सर्वाइकल बहुत सीवियर है, चक्कर बहुत ज्यादा आ रहे हैं और नौजिया बहुत ज्यादा है, बहुत चक्कर आ रहे हैं, तो पेशेंट को बिल्कुल बिल्कुल छुट्टी पे रहना पड़ेगा, बेड रेस्ट पे आना पड़ेगा। क्योंकि या तो फिर चक्कर आने के लिए दवाई जो देते हैं डॉक्टर लोग, वर्डिन देते हैं। पेशेंट वर्डिन खाता रहता है और काम पे जाता रहता है, आयोडेक्स मलता रहता है, काम पे चलिए, आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए, आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए। ऐसे करते 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 उसकी हड्डियां पूरी तरह से घिस जाती हैं। वर्टिन खा खा के वो अपने चक्कर को तो अवॉइड करता है, लेकिन गर्दन की हड्डी जो घिस रही है, टकरा रही है, जिसपे नस दब रही है, वो और बढ़ती रहती है समस्या। समझ रहे हैं? समस्या घटती नहीं है, समस्या बढ़ती जाती है, और समस्या बढ़ते बढ़ते ऐसी हालत हो जाती है कि फिर डॉक्टर कहता है जी अब तो बहुत बुरी हालत हो गई, अब तो सर्जरी करा लो। तो अगर ऐसे पेशेंट को चक्कर आ रहे हैं तो बिल्कुल उसको 1-2 दिन तो कम से कम आराम पे रहना ही पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा काम पे जाना। फिर आपके इलाज से धीरे धीरे उसके जब चक्कर कम हो जाएंगे तो 3-4 दिन बाद आप पेशेंट को कह सकते हैं कि अब आप काम पे जा सकते हैं हल्के हल्के, लेकिन गर्दन नहीं झुकानी। पेशेंट को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, इस केस में मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जैसे उसको कहा जाता है ऐसे ऊपर करके पढ़िए। सर्वाइकल टेबल आती है, जो टेबल एडजस्ट हो जाती है, ऊपर नीचे कर सकते हैं। एक सर्वाइकल टेबल मार्केट में मिलती है। जैसे कि मेरा लैपटॉप है तो मैं लैपटॉप को थोड़ा ऐसे करके कर लूंगा ताकि मेरे को गर्दन ना झुकानी पड़े, या मैं लैपटॉप को थोड़ा ऊंचा रखूंगा जैसे मेरी गर्दन सीधी हो जाए। अभी मेरा लैपटॉप थोड़ा नीचे रखा है तो मेरे को ऐसे झुकाना पड़ता है, तो वो दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट को सिखाना पड़ेगा कि भाई आपने सर्वाइकल टेबल यूज करनी है, गर्दन झुकानी नहीं है। वजन इतना सर्वाइकल होता है, मैंने लड़कियों को देखा है सर के ऊपर चुन्नी नहीं रख पाती थी, सर के ऊपर चुन्नी उसको भारी लगती थी। ऐसे ऐसे पेशेंट देखे मैंने कि कहती थी सरदारनी दी कहती थी मैं चुन्नी सर पे नहीं रख पा रही हूँ, वो भी मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी गर्दन टूट जाएगी। तो इतना सीवियर सर्वाइकल हो जाता है और बहुत अनकंफर्टेबल होता है। वो ठीक हो गई बिल्कुल। लॉकडाउन में उसने मुझे ढूंढा 15 साल के बाद, उस लेडी ने। उसको मैंने 15 साल पहले ठीक किया था, तो 15 साल बाद उसने पता नहीं कहाँ से मेरा यूट्यूब वगैरह से कहाँ से निकाला। तो उसका इतना प्रॉब्लम था कि चुन्नी सर पे नहीं रख पाती थी, तो फिर ठीक हो वो भी इतनी भी प्रॉब्लम हो जाती है। और बैक वेट नहीं उठाना चाहिए सर्वाइकल के पेशेंट को। जैसे मंडी गए, 10 किलो वजन उठा लाई कंधे पे लटका के, तो फिर हो सकता है उसको चक्कर आके गिर जाए वो। अब चक्कर आके गिरने से क्या दिक्कत होती है, एज ए डॉक्टर आपको समझाना पड़ेगा कि आपके सर में अगर चोट लग गई तो बड़ा रिस्की हो सकता है, अंदरूनी चोट लग जाए। बाथरूम में आप जैसे लेडी गिर जाती हैं बाथरूम में, जेंट्स बुजुर्ग लोग गिर जाते हैं, औरतें तो बहुत गिरती हैं बाथरूम में। वो इसीलिए गिरती हैं कि उनको हल्का फुल्का सर्वाइकल होता है, वो अवॉइड करती रहती हैं और एक दिन चक्कर आके वो गिर जाती हैं। और चक्कर गिरने से क्या आता है, अगर सिर कभी किसी जगह लग गया दीवार पे तो इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है।
बाहर खून नहीं निकला उस समय तो अवॉइड कर दिया। अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है तो फिर वो 2 दिन बाद 3 दिन बाद पैरालिटिक अटैक पड़ सकता है। ऐसे भी केसेस देखे गए हैं कि चोट लग गई 2 दिन तक तो ठीक रहा। तो अगर चोट लग गई है और पेशेंट को ऐसे उल्टी जैसी फीलिंग आ रही है, दर्द सीवियर है, तो अवॉइड नहीं करना चाहिए, इमीडिएटली ब्रेन का एमआरआई करा लेना चाहिए। जैसे आपके पास भी कोई केस ऐसा आता है कि भाई चोट लगी है सर में, क्या करें? जैसे अगर तबीयत खराब हो रही है और बार-बार उल्टी जैसा मन कर रहा है चोट लगने के बाद, तो ये सीवियर हो सकता है। इमीडिएटली एमआरआई करा लें, और अगर एमआरआई में कोई ऐसी चीज लिखी हुई है, रिपोर्ट पढ़ना मैं धीरे-धीरे सिखा दूंगा, तो फिर किसी डॉक्टर के पास, सर्जन के पास भेजना पड़ेगा, इंटरनल ब्लीडिंग अगर हो रही है तो। ये मैंने बाय रेफरेंस आपको समझा दिया कि अगर ऐसा कोई केस आता है, ये ऐसे केस आते हैं सर्वाइकल में कि जी कल चक्कर खा के गिर गए, तो उनसे पूछना चाहिए कहीं चोट लगी थी अंदरूनी सर में कहीं? बोले नहीं, कहीं चोट नहीं लगी, बच गई। तो जैसे अगर सर पे, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं होती, हाथ पैर में लग जाएगी कोई बात नहीं, हड्डी टूट गई हो तो चलो चल जाएगा, लेकिन अगर बाई चांस सर टकरा गया, ऐसे टकरा जाता है, कमोड से टकरा जाता है या इससे तो अगर ऐसे टकराया है और वो उल्टी जैसा उसको मन आ रहा है, उल्टी रुक नहीं रही है, तो फिर वो खतरनाक है, इमीडिएटली एमआरआई ऑफ ब्रेन कराना चाहिए। जहां चोट लग रही है खासकर वहां का एक्सरे करा लो। अगर और ज्यादा दिक्कत में नहीं पड़ना चाह रहे तो कम से कम एक्सरे तो करा ही लेना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई कोई हड्डी टूट गई अचानक, अंदर की ब्रेन की हड्डी टूट जाती है तेजी से लगती है। ओल्ड एज में ही समस्याएं आ जाती हैं, यंग में थोड़ी सी नहीं आती। तो सर्वाइकल के पॉइंट मैंने आपको बताया, ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत बहुत इफेक्टिव है, मतलब इतने इफेक्टिव है कि आपको 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे इसको दर्द को कम करने में। आप चाहें तो कोई सर्वाइकल का पेशेंट लेके आ सकते हैं, मैं 2 मिनट में आपको करके दिखा दूं। लेकिन क्या, अब सवाल यही आता है, पेशेंट ये पूछता है क्या मैं हमेशा के लिए ठीक हो गया? नहीं, ये सिर्फ एक दिखाने के लिए है कि हम तुम्हें इतनी जल्दी ठीक कर सकते हैं। उससे 2 मिनट में ठीक नहीं होता, 2 मिनट में तो सिर्फ एक आराम आता है। जैसे कि पेशेंट को आप समझा सकते हैं कि भाई आप पेन किलर खाते हो तो ऐसे थोड़ी कि आप हमेशा के लिए दर्द गायब हो गया, दोबारा दर्द ही नहीं आएगा, आ जाता है, फिर पेन किलर खाना पड़ता है। इसी तरह से आपको ये ट्रीटमेंट बार बार करना पड़ेगा, और इसका जो असर आ रहा है उसको हम और अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने के लिए या सर्वाइकल डिस्क को ठीक करने के लिए, स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक करने के लिए एक्यूपंक्चर लगाएंगे। तभी तो एक्यूपंक्चर लगा रहे, नहीं तो एक्यूपंक्चर की जरूरत ही क्या है? देखिए, एक थेरेपी ही अगर अपने आप में सफिशिएंट होती तो कभी भी दूसरी थेरेपी इजाद नहीं करता भगवान। उसने दूसरी थेरेपी ही इजाद ही इसलिए की है क्योंकि वो थेरेपी कंप्लीट नहीं थी। अगर आयुर्वेद इतना अच्छा होता और सब कुछ उसकी जरूरत ही नहीं होती तो कभी एलोपैथी आती ही नहीं। अगर एलोपैथी इतनी अच्छी होती कि उसकी बाद और किसी चीज की जरूरत नहीं है तो लोग एक्यूपंक्चर के लिए जाते ही नहीं। अगर एक्यूपंक्चर ही इतना अच्छा होता, देखिए हवाई जहाज है लेकिन साइकिल भी है। अब हम कह सकते हैं भाई हवाई जहाज तो सबसे बढ़िया है, उसे इतनी स्पीड है, पर क्या उससे हम साइकिल का काम ले सकते हैं? नहीं ले सकते। साइकिल का काम तो साइकिल ही करती है। तो हर चीज की ऐसा है कि इसलिए आप ये मत सोचिए तो एक बार में हमने ये यहाँ लगा दिया तो ऐसा नहीं कि हमारा बिल्कुल काम खत्म हो गया, आप बिल्कुल ठीक हो गए, नहीं। आपको एक्यूपंक्चर भी करना है और यही कॉम्बिनेशन तो आपको सीखना है। यही कॉम्बिनेशन तो मेरी खासियत है जो बाकी लोगों के पास नहीं है। या तो वो एक्यूपंक्चर कर रहे हैं, या ये सीड लगा रहे हैं, या कुछ फिजियोथेरेपी के पॉइंट्स बता रहे हैं, सर्वाइकल सिकाई कर रहे हैं। ये 3-4 लोग अलग अलग काम करें और ये सारे काम आपको इकट्ठे करने, यही हम क्लिनिक में कर रहे हैं। इसी को होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं। इसी को होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं कि ये हमारी एक होलिस्टिक अप्रोच है कि हम तीनों चारों पांचों 6 काम सारे इकट्ठे करा रहे हैं, पेशेंट को एडवाइस कर रहे हैं, उसके बाद ठीक करने के बाद हम उसको एक्सरसाइजेस भी कराएंगे। तो पहले, सबसे पहले इमीडिएटली हमने क्या करना है, पेन खत्म करने के लिए ये पॉइंट करने हैं, उसके और परमानेंट इफेक्ट देने के लिए एक्यूपंक्चर पॉइंट करने हैं, इमीडिएटली रिलीफ के लिए उसको सिकाई के लिए बताना है, और साथ में उसको कैल्शियम सप्लीमेंट बताना है खाने को। कैल्शियम सप्लीमेंट में नेचुरल चीज जो कैल्शियम की होती है, नेचुरल कैल्शियम का सोर्स क्या है कोई बता सकता है? मैंने कई बार अपने क्लासेस में बताया। सबसे अच्छा कैल्शियम का सोर्स क्या है? धीरज जी बताएंगे, बहुत ज्ञानी आदमी है, इनसे पूछते रहना चाहिए। मैं कहाँ पे ज्ञानी हूँ सर, आपने दूध बताते हैं सर, आप दूध वगैरह कैल्शियम काफी होता है। शिवानी बताएगी, दूध कैल्शियम, गाय तो दूध पीती है, दूध पीती नहीं है गाय, तो गाय घास खाती है, उसका कैल्शियम कहाँ से आता होगा फिर? हाथी भी दूध नहीं पीता। हाथी क्या इतनी बड़ी बड़ी मजबूत हड्डियां कहाँ से आई होंगी यार, बता सकता कोई? हाथी दूध नहीं पीता।
सर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तो कैसे हाथी तो होएगा? सर ज्यादातर वही खाते हैं। शेर तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाता नहीं है। तो शेर की हड्डियां कैसे मजबूत होती होंगी फिर? शिवानी को पता होगा, मैंने बताया कई सर बार। वो नॉन वेज से होती हैं। हाँ, वो नॉन वेज, ये बात आपके पॉइंट है। हाँ, शिवानी, हम इंसानों को क्या खाना चाहिए कैल्शियम पूरा करने के लिए? हम क्या बताएंगे अपने पेशेंट को? देखो अभी, अच्छा आपको नहीं पता, तो हम क्या बताएंगे पेशेंट को? सबसे अच्छा सोर्स कैल्शियम का है चूना। चूना, पान में खाने वाला चूना। अब ये मैं पेशेंट से पूछता हूँ, मैं एक्चुअली में, आप मेरे को कभी देखेंगे तो मैं पेशेंट से पूछता हूँ, शेल कैल खानी है या नेचुरल तरीका बताऊं? शेल कैल 500 mg की एक गोली कैल्शियम की, ये आपने अपने सर्वाइकल के पेशेंट को दे सकते हैं, सेफली दे सकते हैं 15-20 दिन के लिए, अगर पथरी नहीं है तो। अगर पेशेंट को पथरी है तो फिर थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो अगर उसको 15 दिन 30 दिन के लिए आप शेल कैल जरूर दे दीजिए, खासकर लेडी है और 20-30-40 के ऊपर है, तो नेचुरल उसको कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई होगी, खासकर शहर की रहने वाली है तो अगर मैं उसको पूछता हूँ शेल कैल खानी है या नेचुरल तरीका बताऊं, तो कई लोग बोलते हैं जी नेचुरल तरीका बताओ, ये गोलियां नहीं खानी। तो नेचुरल तरीका मैं कहता हूँ चूना, पनवाड़ी से 5 रुपए का चूना खरीद लो, मटर से भी छोटे दाने के बराबर चूना अपनी सब्जी में, दाल में मिला के खा लो, या पान खा लो बिना कत्थे का डेली। तो चूने से आपका कैल्शियम डेफिशिएंसी पूरा होता रहेगा। कई लोग कहते हैं जी इतना लफड़े में नहीं पड़ना, चूना जाना ये सब, तो बोले शेल कैल एक खा। ये एक तरीका है। कुछ लोगों को ये पसंद नहीं है तो नेचुरल सोर्स में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और अखरोट और बनाना, ये हमारे कैल्शियम के रिच सोर्स है। दूध हम नहीं प्रोवाइड कर सकते क्योंकि दिल्ली के अंदर दूध अच्छा नहीं है। आप जहां रहते हैं धीरज जी, वहां पे आपको अच्छा दूध मिलता है, देसी गाय का मिलता है, तो दे सकते हैं। अगर देसी गाय का दूध अवेलेबल है, अगर ये जर्सी गाय का दूध अवेलेबल है जो कि मिक्स ब्रीड है, ये बड़ा खतरनाक दूध माना जाता है, इसका जेनेटिकली चेकअप हुए हैं, तो ये देखा गया कि जो दूध है, ये जो मिक्स जर्सी गाय का दूध है, ये एक्चुअली बहुत खतरनाक है। इसमें इतने हॉर्मोन्स हैं, इस्ट्रोजेंस हैं कि बच्चों को, छोटी छोटी बच्चों को पीरियड शुरू हो जाते हैं 10-12 साल की लड़कियों को। ये दूध इतना खतरनाक है कि इसको बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, ये पीने लायक दूध नहीं है। हमने दूध की कमी को दूर करने के लिए ऐसे ऐसे तरीके अपनाए हैं कि वो अब हमको भारी पड़ रहे हैं। तो ये बच्चों को दूध पिला के हम लोग बड़ा नुकसान में डाल रहे हैं, इसलिए ये दूध तो पीना नहीं चाहिए। अगर धीरज जी जहां रहते हैं वहां देसी गाय कहते हैं इनके पास है, 400 गाय है इनके पास, तो तो इनके इनके पास देसी गाय है अवेलेबल, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं अगर देसी गाय है। देसी गाय समझते हैं आप लोग? देसी विदेशी जर्सी गाय का अगर डिफरेंस नहीं पता तो मैं समझा देता हूँ। देसी गाय उसको कहते हैं जो थोड़ी छोटी होती है और कुबड़ निकला होता है, और उसके कान भी थोड़े लटके होते हैं, और जो विदेशी और आंखें काली होती हैं, जैसे जैसे किसी ने काजल डाल दिया हो। बड़ी सुंदर होती हैं, पर दूध कम देती हैं। दूध उनका पीले रंग का होता है। ऐसा माना जाता है कि उनके दूध के अंदर एक अलग तरह का ए फैक्टर होता है। पूरी दुनिया में वो बड़ा पॉपुलर होता जा रहा है और बड़ा महंगा उसका घी मिल रहा है। इनके यहाँ ही देसी गाय का घी 1000 रुपए किलो है, ऐसा मुझे धीरज जी ने बताया। तो देसी गाय की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। फिलहाल हम इसको ब्रेक दे रहे हैं, 2 मिनट का ब्रेक है। 2 मिनट के बाद आप दोबारा से कनेक्ट होइए और फिर हम विदिन 2